अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो ज़रा मुझे काइंडली चैट पे बता दें। हेलो जी फिज़ान मुस्तफ़ा साहब, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? सर। हाँ जी, आ गई, अब आ गई। जी जी ठीक है। अच्छा जी, आज की ओरिएंटेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ओरिएंटेशन क्लास है आज वो है फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा कि एक एक बच्चा जो है ना वो अपने बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताए। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने अपना क्या बताना होगा, आपने अपना नाम और आपकी प्रीवियस एजुकेशन कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर चुके हुए हैं। और साथ आपने ये बताना है कि आप ये फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट क्यों करना चाह रहे हैं। तो फिजान मुस्तफा साहब, आप पहले आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। सर, जॉब के लिए करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मेरा नाम फैज़ान मुस्तफ़ा है। और मैंने इंटर किया। तो अब इंटर किस में ये किया हुआ जावा आपने? मैंने सिविक्स में इंटर किया हुआ है। सही। तो पहले कोई प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड? प्रोग्रामिंग की हुई है आपने पहले किसी लैंग्वेज के अंदर? नहीं नहीं, अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अब ऐसा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अवैस, मेरे ख्याल से उनको, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ आ जी रही है मुझे वैस। आवाज़ आपकी। जी जी, आप मुझे बताइएगा कि आप ये कोर्स फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स है इसमें क्यों इंटरेस्टेड है, और अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और हम्म। इसमें मेरे दोस्त भी काम कर रहे हैं इस लाइन में, तो मेरा हम्म। भाई भी काम कर रहा है, तो इसमें अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो मैं कह रहा हूँ मैं भी सीख लूँ। सही। ठीक। आपको कोई प्रीवियस हिस्ट्री है आपकी प्रोग्रामिंग के साथ? आपने कभी प्रोग्रामिंग किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग में काम किया? हाँ जी, मैंने इंजीनियरिंग में किया, असेंबली में, सी प्लस प्लस में, जावास्क्रिप्ट की भी बेसिक्स मुझे कुछ आइडिया हैं काफ़ी। सही हो गया। ठीक। अच्छा जी, हम ये जो बात कर रहे हैं ना आज की ओरिएंटेशन क्लास की, मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मेरा नाम हाफिज सुल्तान है और मुझे इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का एक्सपीरियंस है। 3 से 4 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, और वैसे प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हुए अपनी फील्ड के अंदर मुझे 7 साल हो गए हैं। अ, मैं फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपर भी हूँ साथ, और फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। ठीक है। मेरे पास काफ़ी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने अपने इन टाइम में पूरे किए हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा। कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स जो कि मेरे चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूँगा। एक ये प्रोजेक्ट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल करंटली, जहाँ पे ऐसी जगह, रिमोट जो जगह जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। और वो बेसिकली इसको, इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। जैसे आप किसी गांव में देख लें या किसी ऐसी जगह पे देख लें, ये एक हमारा क्लिनिक तो ऐसी जगह पे भी चल रहा है जहाँ पे वादी के ऊपर है, और वहाँ पे तो मतलब सिग्नल, इंटरनेट के सिग्नल बड़ी मुश्किल, दवाई बड़ी मुश्किल होती है। तो वहाँ पे हम ये क्लिनिक चला रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमो देता हूँ। ये लॉगिन स्क्रीन है। ठीक है, इस पे आप लॉगिन करेंगे तो ये समझ लें कि वो उस यूजर को मैंने लॉगिन किया है जो कि अपॉइंटमेंट बनाना चाह रहा है। इस ये क्लिनिक है, वहाँ पे हमने एक नर्स बिठाई हुई है और पेशेंट उसके पास आया है और उसने अपना चेकअप करवाना है। ठीक है। तो पेशेंट जो है बेसिकली आके अपने आप को इसमें रजिस्टर करता है। वो जो नर्स है वो इस पेशेंट से सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, इसमें फिल करती है। फिल करने के बाद वो अपॉइंटमेंट क्रिएट करती है। ठीक है। तो दूसरी तरफ मैं लॉगिन क्रिएट कर रहा हूँ डॉक्टर का। ये मैंने डॉक्टर का लॉगिन कर लिया। इसके पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट नजर आ रही है। इसको अभी आज के दिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, इस वजह से इसको कोई अपॉइंटमेंट नजर नहीं आ रही। यहाँ पे अगर आप देखें, इस तरह ये फुरकान नाम का पेशेंट है, और मैं इसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अभी सिस्टम के अंदर।
जैसे ही मैं इसकी अपॉइंटमेंट क्रिएट करता हूँ, मैंने यहाँ पे डॉक्टर की टाइप सेलेक्ट कर ली, उसको सेव किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ा सा डिले के बाद, उसी वक्त ये अपॉइंटमेंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है, और वो डॉक्टर है उसको पता चल जाता है कि अपॉइंटमेंट आ गई है। वो इसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद इसको यहाँ से स्टार्ट करता है, तो दोनों की ना आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बेसिकली क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब पेशेंट से बात करता है, उससे पूछता है कि क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। इस सिस्टम में ना साथ हमने थोड़े से मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह डर्मास्कोप है, स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप में ये होता है कि पेशेंट की वहाँ पे ना चेस्ट पे लगेगा स्टेथोस्कोप, तो ना यहाँ पे डॉक्टर को उसके हेडफोन में आवाज आएगी कि क्या हार्ट बीट चल रही है उसकी। तो इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमने इसके साथ इंटीग्रेट किए हुए हैं। फिर डॉक्टर अब वहीं पर ही बैठे बैठे मेडिसिन लिखेगा सिस्टम के अंदर, और वो मेडिसिन ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे जहाँ पे भी कोऑर्डिनेटर बैठ के पेशेंट को चेक करवा रहा है, वहाँ पे वो पहुंच जाएंगी और वो मेडिसिन फिर वहां से उसको दे देंगे। तो ये सिस्टम चल रहा है लाइव। इस हमने तकरीबन, मैं अगर आपको अपना थोड़ा सा स्टैट्स दिखाऊं, तो ये सिस्टम तकरीबन तकरीबन अब तक 10,000 से ऊपर अपॉइंटमेंट्स ले चुका हुआ है। तो ये एक्टिवली हमारा एक सिस्टम चल रहा है ऑनलाइन। फिर दूसरे नंबर पे एक और सिस्टम मैं आपको दिखाऊं तो क्रिकेट से रिलेटेड एक सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है, जो कि बेसिकली क्या करता है, जितने भी आपको ये नज़र आते हैं बड़े बड़े कंपनीज, जिस तरह पेप्सी है, निज़ान बैंक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इनके ना आपस में मैचेस होते हैं। तो उनको मैनेज करने के लिए हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी उनको बना के दी हुई हैं। सारी स्कोरिंग, सारा कुछ, सारी टीम मैनेजमेंट, सारी प्लेयर मैनेजमेंट इसी सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहें तो और भी बड़े सिस्टम्स हैं, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ऑन द कोर्स जहाँ जहाँ पे हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो ये कुछ मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। आगे इसको लेके चलते हैं, ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आप ये कोर्स क्यों करें, क्या करना चाह रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, और कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होगा, आपकी क्लासेस क्या होंगी। फिर उसके बाद हम इस कोर्स के अंदर इसको प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, तो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे लेके चलेंगे, हमारी कम्युनिकेशन कहाँ पे होगी, हम गिटहब का इस्तेमाल करेंगे करेंगे कि नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह की सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है इंशाल्लाह। और अगले वीक से फिर जब आपकी रेगुलर क्लासेस जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। तो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, लव्स है फुल स्टैक। किसी को इसका मतलब पता है कि फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? एनीवन? फ्रंट और बैक एंड दोनों इकट्ठे जो करते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों इकट्ठे जो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इसका मतलब समझाना चाहे? फ्रंट एंड और बैक एंड जो दो चीजें इकट्ठी हो जाए, देखें इसमें ना एक और चीज भी शामिल होती है, जो कि जिसका हम नाम नहीं लेते, डेटाबेस का। जब आप किसी वेब एप्लीकेशन की बात करें ना, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर ना, या वेबसाइट की बात करें, तो उसके अंदर ना तीन चीजें होती हैं, फ्रंट एंड होती है, बैक एंड होती है, और डेटाबेस भी होती है। ठीक है। पहले ये होता था कि फ्रंट एंड डेवलपर ना अलग हुआ करते थे। ठीक है। आज से कोई 6 7 8 साल पहले पीछे चले जाएं तो फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग होते थे मार्केट में, बैक एंड अलग होते थे, डेटाबेस के डेवलपर्स अलग होते थे। फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज आना शुरू होगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज में वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनना शुरू होगी। तो लोगों ने जो है ना क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तीन लोगों को क्यों हायर करें, हम फ्रंट एंड डेवलपर को अलग हायर करें, बैक एंड डेवलपर को अलग हायर करें, फिर डेटाबेस डेवलपर को अलग हायर करें। उससे बेहतर है कि हम ऐसे डेवलपर को हायर करें जिसको तीनों चीजें आती हैं। ठीक है। तो जिसको तीनों चीजें आती है ना, बेसिकली उसको आप कहते हो कि वो फुल स्टैक वेब डेवलपर है, वो या फुल स्टैक डेवलपर है। अब वो फुल स्टैक डेवलपर किसी भी चीज में हो सकता है। अगर उसको वेब की टेक्नोलॉजीज का आइडिया है, वेब की टेक्नोलॉजीज में काम आता है उसे, उसको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये तीनों चीजें वेब के साथ आती हैं, तो वो फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाता है। ठीक है। हमारे इस कोर्स का जो मोटिव है ना, हमारे इस कोर्स का मोटिव ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी पैराडाइम्स, ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन चल रही हैं, उन सारी टेक्नोलॉजीज को इसमें सीखना है। और वो इन टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी दो चीजें या तीन चार चीजें आती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका मेन है मीन स्टैक, दूसरा है आपका मन स्टैक। ये जो स्टैक्स होते हैं, बेसिकली स्टैक कहते हैं एक अंबार को। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि यार ये 5 6 बुक्स पड़ी हुई हैं,
और ये 5-6 बुक्स एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो ये बेसिकली एक स्टैक है, बुक ऑफ स्टैक्स। इस तरह अगर मैं आपको कहूँ कि फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट, तो इसका मतलब है कि वो वाली स्किल्स या वो वाली लैंग्वेजेस जो आप इसमें सीखेंगे और आगे जो है ना वो वेब एप्लीकेशन में काम कर सकेंगे। तो फिर ये जो मीन स्टैक जिस तरह हमने बात की, या मन स्टैक हम की हमने जिस तरह बात की, बेसिकली ये स्किल्स का या लैंग्वेजेस का एक स्टैक है। इसमें स्किल्स या लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? मीन के अंदर अगर आप देखें तो एम की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है मोंगोडीबी। ये बेसिकली एक डेटाबेस है। ठीक है, आपने हमने तो बेसिकली ये 3 चीजें पूरी करनी है ना किसी भी स्टैक के अंदर अगर हम काम कर रहे हो। एक स्टैक कब अच्छा होगा? जब जिसमें ये तीनों चीजें होंगी। तो डेटाबेस की हमने बात की, तो ये डेटाबेस आ गई जी इसमें। अगली चीज है एक्सप्रेस डॉट जेएस। ये जो ई है इसका मतलब है एक्सप्रेस डॉट जेएस। अगर इसको फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट के या जेएस के, इसका मतलब एक ही है। जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म जेएस होती है, ठीक है, एक्सटेंशन कह लें जेएस होती है। उसके बाद ए है, उसका मतलब है एंगुलर डॉट जेएस। फिर उसके बाद एन है, उसका मतलब होता है नोड डॉट जेएस। तो इसमें अगर आप ये बात करें मोंगोडीबी की, अगर आप बात करें, जी जी आप पूछ सकते हैं साथ साथ अगर कोई क्वेश्चन होता है तो। जी है साहब। सर अगर पीएचपी बैकएंड हो जाता है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन हम इसको ना अभी, मैं आपको ना जब ये जेएस के बारे में, ये एक्सप्रेस जेएस या एंगुलर जेएस या किसी के बारे में मैं बताऊंगा ना आपको जेएस के बारे में कि हम जेएस क्यों इस्तेमाल करते हैं, पीएचपी या जो ऑब्सलीट हो चुकी हुई है उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो फिर मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। अभी तो मैं बात करूँ स्टैक्स की। तो हमारे पास ये जो स्टैक्स हैं उनमें हमने ये 3 चीजें पूरी करनी है। तो मोंगोडीबी आ गई डेटाबेस, एक्सप्रेस जेएस, और ये जो नोड डॉट जेएस है। ये दोनों लैंग्वेजेस बेसिकली एक साथ ही इस्तेमाल होती हैं। लैंग्वेजेस क्यों इस्तेमाल होती हैं? नोड डॉट जेएस बेसिकली एक लैंग्वेज है, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट जेएस ना, नोड डॉट जेएस में अगर आप काम करेंगे ना तो वो बड़ी मुश्किल है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको आसान करने के लिए ना एक्सप्रेस डॉट जेएस एक फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है। फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है उसको वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपका समझ ले कि ये नॉन डॉट जेएस और एक्सप्रेस डॉट जेएस एक साथ ही इस्तेमाल होता है, तो ये आपका बैकएंड है। इसमें हम बैकएंड का काम करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप बात करें एंगुलर डॉट जेएस, तो एंगुलर डॉट जेएस बेसिकली है आपका फ्रंट एंड। तो इन चारों चीजों को मिला के ये जो मीन स्टैक जब आपका पूरा होगा तो आप फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस तीनों चीजें सीख जाएंगे इन जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ अगर आप मर्ज स्टैक की बात करें तो इसमें मोंगोडीबी सेम होती है। मतलब एम का मतलब मोंगोडीबी होता है, ई का मतलब एक्सप्रेस ही होता है, बैकएंड आपका वही होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी के अंदर। आर एंगुलर की जगह पे ना बस फ्रंट एंड के अंदर इसमें आर आया, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। फ्रंट एंड में हम इसको इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट डॉट जेएस, और आगे जो एन है उसका नोड डॉट जेएस, उसका मतलब वही है, ठीक है। मीन और मर्ज स्टैक में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि फ्रंट एंड में एंगुलर की जगह पे रिएक्ट आ जाती है, बस। अब ये जो जावास्क्रिप्ट है ये क्या है, मतलब हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये जो पीएचपी है उसको हम ये क्यों छोड़ रहे हैं, या मार्केट इसको क्यों छोड़ना शुरू होगी। देखिए पीएचपी ना ऑब्सलीट इस वजह से होगी भी है कि उसमें जो काम होता है ना वो रियल टाइम काम करने के लिए आप पीएचपी में कोड नहीं कर सकते, या कोड करना मुश्किल है, ठीक है। दूसरी जगह पे पीएचपी, माई एसक्यूएल, लारावेल, ये सारी चीजें पुरानी हो इस वजह से हो गई हैं कि इनकी जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जिस तरह इसमें माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर यूज होता है, जो भी आप डेटाबेस साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब अगर आपने उसमें डाटा स्टोर करना है ना, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यूजर का डाटा स्टोर करें, तो आप यूजर का डाटा कैसे स्टोर करेंगे? आप यूजर का नाम, यूजर का ईमेल, यूजर का पासवर्ड वगैरह वगैरह ये एक टेबल में रखेंगे। मिसाल के तौर पे इस टेबल में एक यूजर पड़ा हुआ है, तो उसका नाम फुरकान है, उसका ईमेल फुरकान है demo.com है, उसका पासवर्ड जो है वो कुछ भी है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके एक ही टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। अब बात करें मोंगोडीबी की। मोंगोडीबी
एसक्यूएल बेस्ड है ही नहीं, यानी कि टेबल बेस्ड है ही नहीं, इसमें टेबल्स नहीं होते, इसमें रेदर देन टेबल्स ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डाटा सेव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड क्या क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब ये है कि एक, अगर आपने यूजर का रिकॉर्ड सेव करना है तो यूजर का रिकॉर्ड कैसे सेव होगा? वो एक मोंगोडीबी के अंदर एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव होगा, उसका सारा डाटा एक ही जगह पे पड़ा होगा। वो मोंगो यूजर क्या क्या करता है, क्या लाइक्स है उसके, क्या कमेंट्स है उसके। जिस तरह अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूजर के आपने ये देखने हैं कि उसने किन किन पोस्टों को लाइक किया हुआ है। तो माई एसक्यूएल के केस में तो ये हुआ करता था कि जो लाइक्स वाला डाटा है ना, वो भी किसी और टेबल में पड़ा होता था। लाइक्स वाला डाटा किसी और टेबल में पड़ा हुआ है, यूजर का डाटा किसी और टेबल में पड़ा हुआ है, फॉलो का डाटा किसी और टेबल में पड़ा हुआ है, उसकी खुद की पोस्टों का डाटा किसी और टेबल में पड़ा हुआ है। यानी कि जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें हैं ना, एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो अलग अलग टेबल्स में पड़ी हुई हैं। लेकिन मोंगोडीबी में ऐसे होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजर के एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर उससे रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो सारा पड़ा होता है। पहला फायदा मोंगोडीबी का। दूसरा फायदा कि एक्सपेंडेबल है। एक्सपेंडेबल कैसे है? पहले आप माई एसक्यूएल में या एसक्यूएल सर्वर में आप काम कर रहे हो टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर में, तो उसमें ये होता है कि आपने एक सर्वर परचेज किया और उसकी स्टोरेज मिसाल के तौर पे है 1 GB। ठीक है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद जब आपके बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स माई एसक्यूएल में आके सेव हो गए, लोगों ने ऑब्वियसली आके आपका सिस्टम इस्तेमाल किया और उसमें डाटा आना शुरू हो गया, तो 1 GB स्पेस कंप्लीट हो गई। अब आप उस सर्वर को ना एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको एक नया सर्वर लेना पड़ेगा ज्यादा स्पेस वाला, और अपनी पूरी वेब एप्लीकेशन विद डेटाबेस आपको उठा के उधर माइग्रेट करनी पड़ेगी। तो वो भी एक कॉस्टली काम है, मतलब उसमें डेवलपर्स लगते हैं, वो बैठ के माइग्रेट करते हैं, फिर नए सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन होती है। उस सर्वर में अगर किसी चीज़ का मसला आ रहा है, कोई लाइब्रेरी काम नहीं कर रही, या किसी चीज़ का मसला या किसी चीज़ का बग आ गया, वो ठीक होता है, तो वो भी एक समझ लें कॉस्टली पड़ जाता है आपको। अगर आप मोंगोडीबी की बात करें तो मोंगोडीबी में ये होता है कि आप जिस सर्वर में आपने डेटाबेस रखी हुई है, वो सर्वर आप एक्सपैंड कर सकते हैं। पहले 1 GB की स्पेस आपने ली, अब वो 1 GB फुल हो गई, आप सर्वर एक्सपैंड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको वो सर्वर जितनी स्पेस देगा ना, मोंगोडीबी उसमें एक्सपैंड हो जाएगी खुद ब खुद। आपको अलग से किसी और जगह पे उसको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, इस डीबी को। ठीक है, ये इसका दूसरा फायदा है। तो मैंने आपको दूसरा बता दिया, एक्सपेंडेबल है। फिर इसका तीसरा फायदा क्या है? इसका तीसरा फायदा ये है कि ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। आप इसमें अगर बात देखें ना, मीन स्टैक या मन स्टैक में देखें या फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट में देखें, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज ना जावास्क्रिप्ट की हैं। ऐसा नहीं है कि मोंगोडीबी किसी और टेक्नोलॉजी में है, एक्सप्रेस डॉट जेएस किसी और टेक्नोलॉजी में है, एंगुलर किसी और टेक्नोलॉजी में है, सारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। मन स्टैक में भी जो रिएक्ट है ये भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि देखें, फ्रंट एंड वाला बंदा अगर HTML CSS में काम कर रहा है, बूटस्ट्रैप में काम कर रहा है, और बैकएंड का बंदा PHP में काम कर रहा है, और डेटाबेस है MySQL के अंदर जो कि एक और लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली आपको 3 डेवलपर्स रखने पड़ेंगे। एक ऐसा बंदा, या आपको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको ये तीनों चीजें आती हो, जो कि मार्केट में कम है। कोई भी इस तरह इतनी ज्यादा स्टैक नहीं सीखता। जो सीखते हैं वो एक ही स्टैक की तरफ जाते हैं। जैसे अगर आप जावास्क्रिप्ट के स्टैक की तरफ आ रहे हैं तो आप मन स्टैक सीखेंगे या मीन स्टैक आप सीखेंगे, तो आप मीन या मन में काम करेंगे, और आपकी एक्सपर्टीज उसी में ही है। जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्टैक में आपकी एक्सपर्टीज है। आपकी अलग अलग से कह लें PHP में अलग से नहीं है, MySQL में आपकी अलग से एक्सपर्टीज नहीं है। एक्सपर्टीज का होना और काम का आना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो चूंकि ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, तो आप जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद इन सारी चीजों में काम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग ये कहते हैं कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस क्यों सीखें, हम एक ही लैंग्वेज सीख के तो ये सारा जितने भी स्टैक्स हैं हम वो सीख लें और उसमें काम कर लें। फिर चूंकि ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, तो
जो आपकी कह लें कि स्पीड है ना, एफिशिएंसी है सिस्टम की, परफॉर्मेंस है, वो पुराने सिस्टम से बेहतर है। यानी कि उन सिस्टम्स में जिसमें PHP यूज हुई हुई है, MySQL यूज हुई हुई है, उनसे सिस्टम ये बेहतर होगा, डाटा भी ज़्यादा फास्ट लोड होगा। और बल्कि डाटा फास्ट क्या लोड होगा, आपका जो पेज है वो बेसिकली स्पा के तौर पे इस्तेमाल होगा। स्पा बेसिकली कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैंने आपके सामने एक सिस्टम खोला था, उसमें मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक अपॉइंटमेंट भेजी, मैंने एक लॉगिन स्क्रीन खोली, मैंने उसमें लॉगिन किया, तो आपको नजर आया होगा कि पेज बार बार लोड हो रहा था। मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा था तो पेज एक दफा पूरा रीलोड हो रहा था। ये जो जावास्क्रिप्ट के स्टैक्स है ना, इनमें पेज दोबारा रीलोड नहीं होता। एक सिंगल पेज होता है जो कि जिसके ऊपर आपकी पूरी एप्लीकेशन डेवलप होती है, और वो सिंगल पेज ही के अंदर ही डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट चीजें लगी होती हैं, जो कि क्या कर रहा होता है, पेज को रिफ्रेश किए बगैर डाटा लोड करके लेकर आ रहा होता है जिस कंपोनेंट को डाटा चाहिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके सामने एक वेबसाइट खुली हुई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेबसाइट खुली हुई है, मैं अब यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, ये एक मेरी वेबसाइट डेवलप की हुई वेबसाइट है। अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, PHP के अंदर बनी हुई है। अब अगर आप इस वेबसाइट को देखें, इस वेबसाइट में फॉर एग्जांपल इस जगह पे डाटा लोड हो रहा है यहाँ पे, तो पेज जब तक इस डाटा को लोड नहीं कर लेगा ना, मैं इस पेज को दोबारा रिलोड करता हूँ, जब तक इसको लोड नहीं कर लेगा ना, वो इस पेज को दिखाएगा नहीं। लेकिन इन केसेस में ये जो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट है, इस केस में जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, मीन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसमें जब आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे ना, तो उसमें जब वेबसाइट नजर आएगी तो वेबसाइट लोड पहले हो जाएगी, उसका डाटा यानी कि जिस तरह ये डाटा है, ये जिस टाइम पे लोड होगा नजर आ जाएगा। मैंने जो चीज के ऊपर क्लिक की, जिस तरह मैंने किसी भी चीज के ऊपर, मैं ब्लॉक के ऊपर क्लिक की, तो उसी वक्त ही उसका डाटा लोड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पेज दोबारा से पूरा रीलोड होगा, डाटा दोबारा सारा आएगा और फिर पेज सामने नजर आएगा। तो ये उस लिहाज से परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है और रीलोड होता ही नहीं है इसमें पेज। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्टैक्स के ओवर ऑब्सोलीट स्टैक्स के। अच्छा सर, ये ऑब्जेक्ट बेस का जरा बताएंगे दोबारा ऑब्जेक्ट ये? बेस मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। ये मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पलीफाई भी कर देता हूँ। मेरे पास ये काफ़ी DBs पड़ी हुई हैं लोकल पे, वो वाली DBs जो कि पहले टेबल बेस्ड हुआ करती थी MySQL की फॉर्म में। फिर मैं आपको एक MongoDB भी दिखा देता हूँ कि MongoDB किस तरह डाटा सेव कर रही होती है। अभी देखें, ये पुराना कह लें कि MySQL की फॉर्म में डाटा सेव हुआ हुआ है, टेबल्स, ये डाटाबेसेस पड़ी हुई है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि यार ये क्रिकेट वाली एप्लीकेशन जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, ये उसके सारे टेबल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें ये प्लेयर्स का टेबल है जिसमें प्लेयर्स का सारा रिकॉर्ड सेव होता है, ये डिफरेंट प्लेयर्स का डाटा इसमें मौजूद है। अब अगर आप इसमें देखें, इसमें क्या क्या आ रहा है, प्लेयर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह सारा कुछ, उसका एक प्लेयर से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो उसके एक रिकॉर्ड में आ रहा है। तो ये बेसिक था टेबल टेबल बेस्ड स्ट्रक्चर। अब अब मैं आपको MongoDB का स्ट्रक्चर बताता हूँ जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अब इस तरह फॉर एग्जांपल ये यूजर्स का टेबल, इधर एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो उसमें मैं आपको ये देखें डाटा किस तरह सेव हुआ हुआ है। एक यूजर का डाटा इधर पड़ा हुआ है इस तरीके से कि उसकी इमेज, उसका ईमेल, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसकी डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। अब अगर मिसाल के तौर पे, जिस तरह अगर आप, मैं आपको कहूँ यार इसमें प्लेयर का कोई बैटिंग स्टाइल बताएंगे, भाई ये वाला जो प्लेयर है उसका बैटिंग स्टाइल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका बैटिंग स्टाइल ID है 1। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी और टेबल पे जाके, जिस तरह ये प्लेयर बैटिंग स्टाइल वाला टेबल है, इसमें जाके देखना पड़ता है भाई 1 के अगेंस्ट क्या है, तो ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस पे अगर आप किसी प्लेयर का स्टाइल देखना चाहते हैं, बैटिंग स्टाइल, तो वो उसके उसी रिकॉर्ड के अंदर पड़ा होगा, इसके अंदर ही पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ही।
rather देन कि एक और कोई डॉक्यूमेंट होता है और उसके अंदर जाके आपको देखना पड़ता है, जिससे ज्वाइनिंग वाले इश्यूज जो है ना वो कम हो जाते हैं। पहले होता था कि MySQL में आपको ये करना पड़ता था कि मैं आपको कहूँ भाई प्लेयर का मुझे डाटा ला के दो सारा, तो आपको डिफरेंट टेबल्स को आपस में कंबाइन करना पड़ता था, आपकी क्यूरी बहुत लंबी हो जाती थी। क्यूरीज के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती थी, ऐसा बंदा चाहिए होता था जो कि MySQL बेस्ड लैंग्वेज को के अंदर एक्सपर्ट हो, तो वो इस तरह की क्यूरीज लिख सकता है। लेकिन ये चूंकि जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, तो इसमें काम ही जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप मोंगोडीबी में काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे अगर आप इसको देखें तो उसमें लाइब्रेरीज अवेलेबल है, आप पूरी पूरी क्यूरी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है, आप वो लाइब्रेरी अपने जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और उसमें जो भी फंक्शंस, जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं क्यूरीज के, वो आप इस्तेमाल करके तो डेटाबेस के साथ डाटा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब डेटाबेस के साथ कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं वो आपको पता है, क्रूड ऑपरेशन होते हैं। क्रूड कौन कौन से होते हैं? क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये 4 ऑपरेशन हैं जो कि हर डेटाबेस वाले बंदे को आने चाहिए डेटाबेस के साथ करने के लिए, कि उसको डेटाबेस में डाटा डालना आना चाहिए, उस डेटाबेस में से डाटा रीड करना आना चाहिए, कोई डाटा ऑलरेडी मौजूद है उसको अपडेट करना आना चाहिए, और कोई डाटा मौजूद है उसको डिलीट करना आना चाहिए। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये जब अगर आप किसी डेटाबेस के अंदर आ जाते हैं ना, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि आप उस डेटाबेस में काम कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे मोंगोडीबी के बारे में आपको मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि हमने ये जो स्टैक पढ़ना है उसमें ये मोंगोडीबी हम पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, रेदर देन कि हम वो पुरानी डेटाबेसेस यूज करेंगे। जो नई टेक्नोलॉजी अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें इसको यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, सबको समझ अच्छा, आ गई इस बारे में? इसमें हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कोई भी बंदा अली नाम का या वैस नाम का ऑब्जेक्ट होगा, उसकी सारी डिटेल उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें और कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, नहीं जरूरत पड़ेगी। ओके। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अच्छा, अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमने तो डायरेक्ट ही मोंगोडीबी से बात शुरू कर दी है, तो वो लोग जो कि बिल्कुल नए नए इस फील्ड के अंदर आए हैं वो क्या करें? तो ऐसा नहीं है, आपकी ये फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट वाले कोर्स में ना टोटल इसकी ड्यूरेशन ना 4 मंथ्स की है। आपकी हर वीक में ना 2 क्लासेस होंगी। हमने डायरेक्ट मोंगोडीबी से शुरू नहीं करना। नहीं, मोंगो में प्राइमरी इसमें वो वाली चीजें है ही नहीं, क्योंकि फील्ड्स ही नहीं है, कॉलम्स ही नहीं है, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, सॉर्ट की, इस तरह की चीजें इसमें नहीं है, ना ही इसमें रिलेशनशिप्स हैं। जिसका होता है ना कि आप 2 टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप लगाते हैं, 1 to 1, 1 to many ज्वाइंस लगाने के लिए, तो कुछ भी नहीं है इस तरह का। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई इसमें खुद ही होता है। जिस तरह ये देखें, ये जो आईडी है ना, ये ऑटोमेटिकली इसमें ना हर मोंगोडीबी के हर डॉक्यूमेंट के अंदर ना ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, खुद ही आ जाती है यूनिक करने के लिए। तो इसको आप प्राइमरी की नहीं कहते, इसको बेसिकली आप ऑब्जेक्ट आईडी कहते हो। ये मैं आपको जब आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको उस टाइम समझाऊंगा इसके बारे में कि ये ऑब्जेक्ट आईडी क्या होती है। अच्छा, तो बात करते हैं कि हमने इसको डायरेक्ट, इस कोर्स को ना डायरेक्ट मोंगोडीबी से या मीन मंथ से स्टार्ट नहीं करना, हमने स्टार्ट उसी से करना है, HTML से। HTML से हमने क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि देखें, आपके साथ वो वाले स्टूडेंट्स भी हैं कुछ जिनको बिल्कुल भी इस फील्ड के बारे में नहीं पता। तो आपका जो फ्रंट एंड स्ट्रक्चर है बनता तो वो HTML के अंदर ही है ना, ठीक है। तो हमने पहले HTML के बारे में 3-4 क्लासेस लगा के तो HTML की बेसिक्स और HTML का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि आप किसी वेबसाइट का जो कोड है या किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हो। किसी को HTML के बारे में पता है? कोई हाँ एक्सप्लेन जी। करना चाहे? जी, आप बताएं जरा HTML के बारे में कि क्या होती है HTML। मैं बताऊं? हाँ जी, बता दें। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये स्केलेटन हम्म की तरह यूज होती है, बेस लैंग्वेज होती है। इसमें हम मुख्तलिफ टैग्स यूज करते हैं, जो सिंपली जैसे अपना हेडिंग के, पैराग्राफ के, हम्म और इसमें हम आईडीज और क्लासेस की मदद से उनको डिफाइन भी करते हैं, हम्म, ताकि इसके बाद में उसके ऊपर हम CSS लगा देते हैं स्टाइलिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये चैट पे बता रहे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये इट इज़ लाइक अ स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता।
इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्यों कहते हैं? कोई मुझे ये बता सकता है इसका नाम, ये जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये क्यों है? Why we called it hypertext? देखिए हाइपरटेक्स्ट का ना जो लफ्जी मतलब है वो है ऐसी चीज जो कि आपस में इंटरलिंक हो सके। एक वेबसाइट की जब आप बात करते हैं तो उसमें एक पेज नहीं शामिल होता, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो जब आप एक मल्टीपल पेजेस को आपस में इंटरलिंक करते हैं ना तो बेसिकली उसको हाइपरलिंक कहते हैं या हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट का लफ्ज इसमें इसलिए इस्तेमाल होता है कि पेजेस को आपस में इंटरलिंक किया होता है इसके अंदर। दूसरा, ये जो मार्कअप है, मार्कअप हर उस लैंग्वेज में आता है जिसमें ना टैग्स यूज हो रहे हो। टैग्स का मतलब क्या होता है? टैग्स का मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट अभी आपको सामने ओपन की थी, मैं इसका कोड ओपन करता हूँ। आपने किसी भी वेबसाइट का कोड ओपन करके देखना हो तो आप ये राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स होता है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। इसमें अगर आप आएंगे तो ये आपको पूरी वेबसाइट का कोड नजर आना शुरू हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा कि सारा जो काम है, जितनी भी आपको चीजें नजर आ रही है, ज्यादातर आपको ना ये वाले चीजें नजर आ रही है कि इस चीज से काम स्टार्ट हो रहा है, ये इस ब्रैकेट से, एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, कोई भी अगर आप लाइन देख लें तो आपको ये एंगल ब्रैकेट लाजमी नजर आ रही है। तो बेसिकली ऐसी चीज जो कि इन एंगल ब्रैकेट्स में आती है ना, ये लेस देन वाले साइन और ग्रेटर देन वाले साइन के दरमियान में आती है ना, उसको टैग कहते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर टैग्स का इस्तेमाल हो रहा होता है ना, उसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। आप HTML देख लें, आप XML देख लें, XML भी एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में भी मार्कअप आ जाएगा ना, वो आपको उसी वक्त समझ आ जाना चाहिए कि इस लैंग्वेज में टैग्स में काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको HTML का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप क्योंकि टैग्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा हमने इस कोर्स में ना एक और चीज स्टडी करनी है कि ये जो HTTP या ये कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कि आप लोगों को पता है ये HTTP HTTPS क्यों इस्तेमाल करते हैं? HTTP का इस्तेमाल क्या? ये अपना जो होते हैं सर्वर को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने किसी वेबसाइट पे जाके, मतलब एक वेबसाइट पे एक रिक्वेस्ट भेजी और वो वेबसाइट ओपन हो गई। अभी जिस तरह मैंने अपनी ये वेबसाइट ओपन की है, तो इस पे मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी है इसके सर्वर के ऊपर यहाँ पे। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर पे गई, सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को देखा कि हाँ भाई ये रिक्वेस्ट आई है किसी IP से या किसी इंटरनेट पे किसी सिस्टम से। उसने आपको ये वेबसाइट भेजनी है रिस्पॉन्स के अंदर। तो वो क्या करेगा, वो किसी प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हुए आपको ये पेज वापस रिटर्न करेगा, ये वेबसाइट का डाटा रिटर्न करेगा। ब्राउजर का बेसिकली मेन मकसद ये है, ब्राउजर जो सॉफ्टवेयर है ये बनाया ही इस वजह से जाता है, चाहे ओपेरा क्रोम जो भी ब्राउजर आप देख लें, उसको HTML समझ आ जाती है, HTML का कोड उसको समझ आ जाता है। तो ब्राउजर वो जो सर्वर है वो क्या करता है, वो आपके पास आपके वेबसाइट को आपके सिस्टम पे भेजता है किसी प्रोटोकॉल के थ्रू, किसी सेट ऑफ रूल्स के थ्रू। अब वो प्रोटोकॉल्स क्या है, वो प्रोटोकॉल्स ये हैं कि भाई HTML वाला पेज जब लोड होगा तो HTTP रिक्वेस्ट पे आएगा, यानी कि HTTP की प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए चलेगा। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो S है बेसिकली ये यूज होता है सिक्योर करने के लिए। HTTP वाले पेज ना सिक्योर नहीं होते। अक्सर आप लोग देखते हैं कोई वेबसाइट ओपन करना है, जैसे ये लॉक का बटन आपको नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें तो आपको नजर आएगा कि भाई वो कह रहा है कि ये साइट सिक्योर है, कनेक्शन इज सिक्योर। जिस साइट पे ये कनेक्शन सिक्योर नहीं आ रहा होता ना, वो बेसिकली HTTP यूज कर रहा होता है, HTTPS यूज नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इस तरह की साइट्स को ना आपको अपने सिस्टम में नहीं ओपन करना चाहिए, वो सिक्योर नहीं होती हैं। हैकर्स मतलब उनको बीच में इंजेक्ट कर सकते हैं अपना कोड उन वेबसाइट्स के अंदर, इसीलिए वो नहीं यूज करनी चाहिए। सिक्योर चैनल के ऊपर आपको ना यूज करनी चाहिए जो भी साइट्स होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद CSS पढ़ेंगे। CSS पे भी एक दो क्लासें लगाएंगे हम। स्टाइलिंग देखेंगे कि CSS के अंदर आपने स्टाइलिंग करनी है तो कैसे पेजेस की स्टाइलिंग होती है। खाली HTML से काम पूरा नहीं होता है। खाली HTML वाला अगर आप पेज देखेंगे ना तो बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर होता है, इंटरेक्टिव नहीं होती वेबसाइट, ना ही रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि आप एक अगर आप लैपटॉप के लिए ओपन कर रहे हैं तो मैं ये लैपटॉप के ऊपर वेबसाइट ओपन की हुई है तो मेरे पास ये जरा डिफरेंट तरीके से ओपन हुई है। इसको मैं मोबाइल पे ओपन करूंगा तो
ये अपना रिस्पॉन्सिवनेस इसको अपने आप को चेंज कर लेगी। जैसे ये देखें, अगर टैबलेट पे ओपन हो या लैपटॉप पे ओपन हो तो यहाँ पे ऊपर मेन्यू आ रहा है, लेकिन मोबाइल वाली स्क्रीन चूंकि छोटी होती है तो इतना बड़ा मेन्यू आ नहीं सकता, तो उसका मेन्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है। ये आप किस तरह अचीव कर सकते हैं? ये आप स्टाइलिंग करने के बाद CSS से अचीव कर सकते हैं। अच्छा, CSS के बाद फिर हम एक इसका फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैप। CSS में खाली आप काम करेंगे ना तो स्टाइलिंग बहुत लेंथी होती है। एक एक वेबसाइट की स्टाइलिंग करना काफ़ी डेज का काम है। छोटी से छोटी स्टाइलिंग करना, छोटी से छोटी चीज़ों पे उसको देखना कि भाई वो डिफरेंट डिवाइसेस में जाके ख़राब तो नहीं हो रही उसकी स्टाइलिंग। तो वो एक काफ़ी लेंथी और काफ़ी हेक्टिक काम है। तो उस काम को आसान करने के लिए CSS के अंदर एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसको बूटस्ट्रैप कहते हैं। इसके अंदर आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप पेज को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं और आसानी से उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। रेदर देन कि आप स्क्रैच से स्टाइलिंग करें, आप बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से और प्रोफेशनल वे में स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने पेज की। तो ये सवाल पैदा होता है कि फिर CSS क्यों पढ़ते हैं, बूटस्ट्रैप डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ लेते? लेकिन किसी भी चीज़ का फ्रेमवर्क या किसी भी चीज़ की लाइब्रेरी पढ़ने से पहले ना आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए। जैसे मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस JS या एंगुलर JS नहीं सिखाऊंगा, पहले हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो ही आपको ये लैंग्वेज की समझ आएगी। सिमिलरली CSS सीखेंगे तो ही आपको बूटस्ट्रैप की समझ आएगी। बूटस्ट्रैप के पीछे CSS ही इस्तेमाल हो रही है। आपसे अगर कल को कोई पूछे या आपको कोई कहे कि भाई फलाने पेज का डिजाइन इस तरीके से चेंज कर दो और वो बूटस्ट्रैप से अचीवेबल नहीं है, तो आपको बूटस्ट्रैप को भी किसी हद तक चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको CSS नहीं आती होगी तो आप बूटस्ट्रैप भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा फ्लेवर इन हर चीज का लेना जरूरी है। फिर इसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी JS, जावास्क्रिप्ट। इस पे हम थोड़े दिन लगाएंगे। ठीक है, कोई हम तकरीबन कोई 7-8 क्लासेस में जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। इसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक कह लें कि फंक्शनैलिटी है, जैसे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो उसमें बेसिक सिंटेक्स होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हर लैंग्वेज में सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ एल्स कंडीशन, डिसीजन स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं, लूप्स, फंक्शंस, अरेज, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वो चीज़ें जो कि हर लैंग्वेज में आमतौर पे मिल जाती हैं। तो अगर आप ये जावास्क्रिप्ट ये सीख लेते हैं ना तो आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। आप कहते हैं अपने PHP में काम करना है, PHP में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें सेम है हर लैंग्वेज में तकरीबन। सॉरी। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम कोई ज़्यादा थोड़ी क्लासेस लगाएंगे, क्योंकि हमने इस पे ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हमारे आगे आगे पूरा कोर्स चलना है। मीन स्टैक और मन स्टैक इस पे इसी के बेस पे चलना है। फिर उसके बाद हम ना MongoDB स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस बेसिकली PHP बेस्ड होता है, वो इसके अंदर नहीं हम कर रहे, ये कोर्स के आउटलाइन में वर्डप्रेस नहीं है। हम इसमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी चीजें कर रहे हैं। वर्डप्रेस तो PHP बेस्ड है। अच्छा, MongoDB हम इसमें करेंगे। MongoDB के बारे में मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन बता दी है। अब थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन में आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी बता देता हूँ। Angular.js, अच्छा पहले हम ना बैकएंड सीखेंगे, Express.js सीखेंगे और साथ Node.js सीखेंगे। मैंने आपको बताया कि Node.js और Express.js ये एक साथ इस्तेमाल होते हैं। Node.js बेसिकली लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट बेस्ड, लेकिन इस पे काम करना मुश्किल है, तो इसीलिए Express.js बनाई गई है, इसका फ्रेमवर्क बनाया गया। ठीक है, बैकएंड पे चल Node.js ही रही होती है। हम एक्सप्रेस में काम करेंगे, उसके बैकएंड पे Node.js ही चल रही होती है, और एक्सप्रेस का जो कोड है वो ये Node.js ही चला रहा होता है। तो Node.js को आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली सर्वर है एक सर्वर है जो कि आपके एक्सप्रेस के कोड को चला के आपको दिखा रहा है। और इसको आप रियल टाइम सर्वर भी कह सकते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये उसी जगह पे आपके कोड को, जिस जगह पे आपने काम किया हुआ है एक एक लाइन, उसी वक्त ही आपके कोड को ये चला के तो उसको रिस्पॉन्स कर देता है वापस। और एक और चीज मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये जो Node.js और Express.js है ना, ये
एसिंक है। एसिंक की फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मुश्किल क्यों है? देखें, मैंने जिस तरह भी अब बात की ना, सीएसएस पढ़नी है। सीएसएस लेंथी होती है। एक काम को करने के लिए काफी लेंथी कोड लिखना पड़ता है, सिंटेक्स काफी बड़ा है। तो बूटस्ट्रैप बनाई गई है काम आसान करने के लिए। सिमिलरली नोड डॉट जीएस जब बनाई गई है तो उसका सिंटेक्स मुश्किल है, यानी कि आपको समझ आ जाएगी जरूर कि भाई ये नोड डॉट जीएस में ये काम हो रहा है, लेकिन उस काम को करने का ना छोटा तरीकेकार भी है, छोटा सिंटेक्स भी है, जो कि एक्सप्रेस के अंदर मौजूद है। तो अगर आप देखें, आप कहें कि मैं नोड में काम करूं या मैं एक्सप्रेस में काम करूं, तो आप खुद इस चीज को समझे कि नोड के अंदर आपको काम आता जरूर है, लेकिन उस चीज को करने के लिए आप बड़ा सिंटेक्स लिखना प्रेफर करेंगे, लेंथी कोड लिखना प्रेफर करेंगे, या आप शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट सिंटेक्स लिखना प्रेफर करेंगे? सारे डेवलपर शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट सिंटेक्स याद रखना पसंद करते हैं, जो आसानी से समझ आ जाए, जहन में रह जाए, वो वाला सिंटेक्स याद रखना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम एक्सप्रेस डॉट जेएस के साथ नोड डॉट जेएस इस्तेमाल करते हैं। ये हर स्टैक में, अगर आप देखें मीन मन का स्टैक देख ले, किसी भी स्टैक में जहाँ पे नोड जेएस होगा ना, वहाँ पे एक्सप्रेस जेएस लाजमी साथ होगा। अच्छा मैं वो कह रहा था कि ये एसिंक्रोनस है, पीएचपी सिंक्रोनस थी। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि आपने एक फंक्शनलिटी चलाई, मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शनलिटी चलने के लिए रिक्वेस्ट आई, पहली रिक्वेस्ट। पहले क्या होता था कि रिक्वेस्ट 1 आई, सर्वर ने रिक्वेस्ट 1 चलाई, आपको रिस्पॉन्स दिया, फिर आपके पास रिक्वेस्ट 2 आई, सेकेंड रिक्वेस्ट। सर्वर ने रिक्वेस्ट 2 एक्सेप्ट की, उसका रिस्पॉन्स दिया, फिर आई रिक्वेस्ट 3। ऐसे होता था पहले काम, कि एक एक रिक्वेस्ट एट अ टाइम चल रही है। पहले का आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरी फिर रिक्वेस्ट आ रही है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, तीसरी रिक्वेस्ट आ रही है, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, अब काम एसिंक्रोनस होता है, मतलब कि सर्वर से रिक्वेस्ट 1 आई, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट 1 आई, अब सर्वर रिक्वेस्ट 1 चला रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं हो रहा, अगली रिक्वेस्ट 2 भी आ गई, सर्वर ने उसको अपने डिफरेंट थ्रेड पे काम करना चलाना शुरू कर दिया। डिफरेंट थ्रेड का मतलब है डिफरेंट प्रोसेस में उसको चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद पहली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया हो, वो सर्वर ने रिटर्न कर दिया, दूसरी रिक्वेस्ट चला रहा है वो, पहली रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स गया, हो सकता है रिक्वेस्ट 3 आ जाए उसी वक्त, उसके बाद रिक्वेस्ट 4 आ जाए, अभी तक रिक्वेस्ट 2 का रिस्पॉन्स नहीं आया। हो सकता है रिक्वेस्ट 3 का रिस्पॉन्स पहले रेडी हो गया, तो रिस्पॉन्स 3 पहले वापस चला गया, रिक्वेस्ट 2 अभी भी चल रही है, लंबी रिक्वेस्ट है। तो एक रिक्वेस्ट दूसरी रिक्वेस्ट का इंतजार नहीं कर रही, रिक्वेस्ट आ रही है, सर्वर उसको चला रहा है, लेकिन उसको उसको ये नहीं कह रहा कि वेट करो, अगली रिक्वेस्ट मुझे ना भेजो रिस्पॉन्स जब तक मैं नहीं भेजता। अगली रिक्वेस्ट भी आ रही है, तीसरी रिक्वेस्ट भी, चौथी रिक्वेस्ट, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो आती जा रही हैं, सर्वर उसको हर किसी का को चला रहा है एट अ टाइम पैरेलल, और जिस जिसका रिस्पॉन्स बनता जा रहा है वो वापस रिटर्न करता जा रहा है। तो आपके लिए ऐसा ज्यादा फास्ट क्या होगा, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? कोई बताएगा? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस फास्ट हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ पहले आपने ये गाना सुनना है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, विंडोज की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको कहूँ यार आप ना गाना सुनते हुए काम नहीं कर सकते, आप पहले गाना पूरा सुनो, फिर उसके बाद आप काम करो, फिर उसके बाद काम करने के बाद आप वर्ड खोलो, वर्ड पे काम करो, एक एक एप्लीकेशन एट टाइम इस्तेमाल करो, जब तक आप एक एप्लीकेशन खोली भी ना, आप दूसरी एप्लीकेशन नहीं खोल सकते। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, पैरेलल प्रोग्रामिंग है, या पैरेलल जो ये काम हो रहा है सारा, ये एसिंक्रोनस वे में होता है, और ये ज्यादा फास्ट है, इसमें आप मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ चला सकते हो। इसीलिए हम ये एक्सप्रेस जेएस या नोड जोड जेएस की तरफ आए हैं, हमने पीएचपी छोड़ी है, या बाकी कोई भी सी शार्प, ये जो डॉट नेट है वो छोड़ी है बैकएंड के लिए। जी जावास्क्रिप्ट बिल्कुल इंशाल्लाह, हम शुरू में ये जो जो क्लासेस है एचटीएमएल सीएसएस की, बूटस्ट्रैप की, ये मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन आपकी ना कोई 7 से 8 क्लासें हैं एचटीएमएल सीएसएस और बूटस्ट्रैप की।
हमने बहुत बेसिक से इसको पढ़ना है, क्योंकि हमने बाकी स्टूडेंट्स को भी देखना है जो कि बिल्कुल नए हैं इस फील्ड के अंदर। तो 7 से 8 क्लासों के बाद आपको इस चीज़ का बेनिफिट ये होगा ना कि आपकी जो चीज़ें वो जो आपको पहले नहीं आती, हो सकता है कि HTML CSS बूटस्ट्रैप आती हो, रिस्पॉन्सिवनेस आती हो, लेकिन जो मार्केट में काम होता है ना, बेसिकली मैंने आपको उस तरीके से काम सिखाना है। तो मार्केट में जो चीज़ें आप सीखोगे ना, उसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको ना पता हो, या अगर आपको आती भी हैं तो आपको रिवाइज हो जाए। तो इसीलिए हमने ना ये 7 से 8 क्लासों में ये काम, पहले ये वाला काम वाइंड अप करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे। अच्छा, अच्छा सर, लास्ट में ये मोंगो डीबी का भी कोई फ्रेमवर्क यूज करेंगे हम, या इसको प्योर में करेंगे? मोंगो डीबी पहले तो हम प्योर में करेंगे। पहले हम मोंगो डीबी में डायरेक्ट काम करेंगे, हम देखेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें जब आपने क्यूरी लिखनी होती है तो वो कैसे लिखनी होती है। लेकिन फिर उसके बाद जब हम इसको एक्सप्रेस या नोड के साथ कनेक्ट करेंगे ना, क्योंकि एक्सप्रेस नोड ने ही डाटा बैकएंड से लेकर आना ना, ये आपका ये जो पूरा स्टैक बनता है, ये फ्रंट एंड बैकएंड और डाटाबेस का, इसको आप बेसिकली कैसे इस्तेमाल करते हो। बैकएंड ही बेसिकली डाटाबेस से डाटा लोड करके लेकर आ रहा होता है, और जब डाटाबेस से डाटा ले आता है तो बैकएंड ही फिर डाटाबेस से डाटा फ्रंट एंड को देता है ताकि वो दिखा सके। तो पहले तो हम इसको प्योर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस एक्सप्रेस या नोड के साथ इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तो इसकी एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसका नाम है मोंगूज। उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, इसको काम करना, इसमें सीखेंगे कि एक्सप्रेस या नोड को इस्तेमाल करते हुए आपने किसी डॉक्यूमेंट या किसी जगह से डाटा लेकर आना है, तो वो कैसे लेकर आना है मोंगूज के जरिए। अब मोंगूज एक लाइब्रेरी है जिसने आपका काम ये आसान कर देगी। आप प्योर करेंगे ना मोंगो डीबी, तो आपको पूरी पूरी क्यूरी लिखनी पड़ेगी, उसमें पूरी पूरी चीजें याद रखनी पड़ेगी, पूरा पूरा सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। जबकि मोंगूज के केस में ये है कि लाइब्रेरी मौजूद है, फंक्शंस मौजूद हैं ऑलरेडी बने हुए। आपने फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट में से डाटा लेकर आना है, आपने पूरी क्यूरी आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई फलानी जगह पे जाओ, फलानी जगह पे जाओ, ये सिंटेक्स लिखो और जो हाँ वहाँ वो डाटा लेकर आओ जो जो इस क्राइटेरिया से मैच करता है। लेकिन मोंगूज में अगर आप आए तो एक फंक्शन है फाइंड के नाम से, फाइंड ऑल करेंगे सारी डाटा, उस डॉक्यूमेंट का सारा डाटा आ जाएगा। फाइंड वन करेंगे तो उसको जो आप चीज पास करेंगे, क्राइटेरिया पास करेंगे, वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक एक रिकॉर्ड ले आएगा। ठीक है। तो ये एक्सप्रेस जेएस और नोट जो जेएस के साथ हम ये मोंगूज की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हुए फिर मोंगो डीबी में काम करेंगे। पहले प्योर सीखेंगे, उसके बाद फिर ये इसके साथ सीखेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा angular.js और react.js, फ्रंट एंड की चीज आ जाएगी। एंगुलर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हिस्ट्री बताऊं, तो एंगुलर गूगल ने डेवलप की है। ये 2010 पे एंगुलर 2 वर्जन आया था, उसके बाद 2017 में जाके एंगुलर 3 वर्जन आया, जब से ये पॉपुलर हुई है। पॉपुलर तो ये 2010 से ही थी। 2017 में एंगुलर 3 आई थी, जो कि मेजर चेंज था एंगुलर के वर्जन के अंदर। काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं उसके अंदर, काफ़ी चीज़ें नहीं आई हैं, तो काफ़ी सिंटेक्स चेंज हुआ है। तो अब ये इस लिहाज से पॉपुलर है, एंगुलर 3 वर्जन जो इसका है ना वो सबसे पॉपुलर है। गूगल ने इसको डेवलप किया था यही चीज़ें बेहतर करने के लिए कि यार एक तो ये पेज जो बार बार रीलोड होता है वो ना होना पड़े, डेटाबेस और सारी टेक्नोलॉजी ना सेम ही स्टैक के ऊपर बनी हो, जावास्क्रिप्ट अगर चल रहा है तो जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही हो। हम इसमें काम करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि इसमें जावास्क्रिप्ट का एक और तरह की स्क्रिप्ट होती है जिसको टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं। ये उस पर बेस करती है, लेकिन चूंकि आपने जावास्क्रिप्ट के इसके ऊपर लेके चलना है, तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, हम इस टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी अटैच करेंगे जो कि उस कोड को जावास्क्रिप्ट में आप लिख पाएंगे। आपको टाइप स्क्रिप्ट ही सीखने की जरूरत है। आप कहेंगे अगर आपने एंगुलर सीखनी है तो आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उसमें एक ऐसी लाइब्रेरी पढ़ेंगे जो कि आपके सारे कोड को जावास्क्रिप्ट बेस कर देगी, तो आप एंगुलर में जावास्क्रिप्ट बेस काम कर रहे होंगे। फिर दूसरी तरफ अगर आप रिएक्ट की बात करें, तो रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने डेवलप किया 2018 में आफ्टर एंगुलर। और ये पॉपुलर क्यों हुई है ज़्यादा एंगुलर से, क्योंकि इसका सिंटैक्स एंगुलर के सिंटैक्स से ज़्यादा आसान है और इसको समझना भी ज़्यादा आसान है। ठीक है। ये है प्योर जावास्क्रिप्ट बेस्ड, इसमें कोई टाइप स्क्रिप्ट या उसका चक्कर नहीं।
और इसके आगे से जो फ्रेमवर्क है, जिस तरह पहले हम रिएक्ट पढ़ेंगे, अगर हमारे पास एंड पे एट द एंड अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं जरूर आपको ना इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जिसको फ्रेमवर्क है, जिसको नेक्स्ट डॉट जेएस कहते हैं, आजकल जितनी भी आपको लेटेस्ट एप्लीकेशंस मिलेंगी जो रिएक्ट बेस्ड हैं, वो ये इसी फ्रेमवर्क के अंदर मिलेंगी, नेक्स्ट डॉट जेएस के अंदर। तो हम इस फ्रेमवर्क पे थोड़ा सा काम इंशाल्लाह मैं आपको स्टार्ट जरूर करवाऊंगा, ताकि आप इसको फिर आगे कर सके। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक चीज, हर चीज के बारे में बताऊं, ताकि एट द एंड जब आप ये कोर्स करके जाए ना, तो ये ना हो कि आप उसी हिस्से में फंसे रह जाएं कि सर ने हमें ये कराया था तो बस अब इसी जो गए। मैं आपको हर चीज का जो आगे लेटेस्ट चीजें चल रही है ना, उनका भी मैं फ्लेवर देना चाह रहा हूँ, जिससे आप मार्केट में जब आप जाके काम करें तो आपको पहले से ही उन चीजों का आइडिया हो। दूसरा ये कि आप उसमें अपना काम आगे कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल स्टार्टअप से शुरू करना पड़े। अगर मैं आपको ये नेक्स्ट डॉट जेएस का फ्लेवर ना दूं ना, तो आपको ये सीखने के लिए ना फिर दोबारा से कोई कोर्स या कोई चीज देखनी पड़ेगी ऑनलाइन। लेकिन मैं आपको इसका स्टार्टअप, ये इसकी गाइडलाइन जरूर दूंगा, ताकि आपको पता चले कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ पे इसको लेके चलना है आगे, तो आप इसको आगे फिर सीख पाएंगे। किसी को इससे रिलेटेड कोई भी चीजों में से किसी ने भी कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर, कोर्स ऑनलाइन में ना जे क्यूरी भी लिखी थी, तो उसकी तो वैसे अब जरूरत नहीं हाँ जी पड़ती, बिल्कुल, तो वो jQuery हमें। लिखी तो है। हम उसको थोड़ा सा एक दो क्लासेस तो जरूर लगाएंगे उसकी, जिस तरह बूटस्ट्रैप के ऊपर एक दो क्लासेस लगाएंगे, वैसे jQuery के ऊपर भी लगाएंगे। ये हम इसको बेसिकली हम यूं क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये एजेक्स इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि डाटा लोड करने के लिए यूज होती है बगैर पेज रिफ्रेश किए। तो थोड़ा सा आपको ये दिखाने के लिए कि यार जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स है ना, वो एक लाइब्रेरी के तहत हम छोटा कर सकते हैं। और उसमें जो सिंगल पेज एप्लीकेशन, या आप बात करें कि उसी पेज रीलोड किए बगैर पेज डाटा लोड हो जाए, फॉर्म सबमिट हो जाए, तो वो काम अच्छा है, कितना एफिशिएंट है, वो काम हम इसमें सिर्फ स्टार्टिंग के लिए देखेंगे कि भाई एजेक्स क्या है और क्यों इस्तेमाल होती है, बस। असल में ना आप अब कहेंगे कि सर जेक्यूडी पढ़ने की वैसे जरूरत तो नहीं है, हम डायरेक्ट मीन वन स्टैक पढ़ रहे हैं। ये तो फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट का कोर्स है ना, ये मैं आपको ये जो सारी आउटलाइन लिखी है ना, ये मैं आपको क्यों इस तरह कह रहा हूँ कि आपने ये सारा कुछ पढ़ना है। हो सकता है इन फ्यूचर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको एक क्लाइंट मिला है एक प्रोजेक्ट का, वो आपको एक बनी बनाई एप्लीकेशन दे और वो जेक्यूडी बेस्ड हो, फिर वो आपको कहे कि यार ये मेरी पुरानी एप्लीकेशन थी, इसको समझो इसमें क्या काम हो रहा है और मुझे इसको मीन या मन स्टैक में कन्वर्ट करके दो। या एक कस्टमर है जो कह रहा है कि जी ये मेरी एप्लीकेशन है, मुझे इसमें ये चेंजेस चाहिए, और वो जेक्यूडी बेस्ड है, फिर आप क्या करेंगे। सही। तो इसीलिए इन सारी चीजों का ना फ्लेवर लेना जरूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, आई होप कि मैं आप लोगों के सारे जो क्यूरीज थी उनको उनका आंसर मैं दे पाया हूँ। अगर आप लोगों का कोई अब क्वेश्चन नहीं है तो आप मैनेजमेंट से जो है वो इस कोर्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो मेरे जहन में रह गई है, वो ये रह गई है कि हमने आपस में कम्युनिकेशन जब करनी है कोर्स के दौरान, वो हमने किस में करनी है। तो मैं बेसिकली स्लैक पे अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके ऊपर या स्लैक के ऊपर उनके साथ कम्युनिकेशन करता हूँ। ये अगर आप देखें तो रिसेंट जितने भी ये कोर्सेज हो चुके हैं, मैं सारे कोर्सेज की अभी एक कोर्स चल रहा है, तो ये इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इधर ही मुझसे, मैं इधर ही असाइनमेंट्स अपलोड करता हूँ, इधर ही मैं कोई प्रोजेक्ट वगैरह जो बना रहा हूँ मैं इधर ही अपलोड करता हूँ, इधर ही कोई अनाउंसमेंट करता हूँ, और इधर ही वो मुझे अपनी असाइनमेंट सबमिट करते हैं। तो हम ये स्लैक इस्तेमाल किया करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी चीज, जब अभी स्टार्टिंग में तो हमारी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी वेब कह लें कि लैंग्वेजेस नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हमारे इतने ज़्यादा पेजेस नहीं बनेंगे या इतने ज़्यादा फाइलें नहीं बनेंगी। लेकिन जब हम ये मीन वन स्टैक में चले जाएंगे तो आपकी फाइलें ऑब्वियसली ज़्यादा
रहेगी क्योंकि वो पूरी लाइब्रेरीज उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो फिर हम उस टाइम ना गिटहब इस्तेमाल करना देखेंगे कि गिटहब में आपने ये जो प्रोजेक्ट्स है इनको कैसे सबमिट करना है, रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट करनी है, कमिट कैसे करना है, चेंजेस कैसे अपलोड करने हैं, किसी कोड को एक्सेस कैसे करना है, वो सारी चीजें फिर आप गिटहब के रिलेटेड भी इसमें सीखेंगे। तो ये आपका यहाँ पे इस कोर्स में प्लस पॉइंट ये है कि आप साथ गिटहब भी सीख रहे हो। अच्छा सर, कोई हम कंप्लीट प्रोजेक्ट भी करेंगे A to Z इसमें? बिल्कुल मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मर्न स्टैक में और मीन स्टैक में मैं आपसे स्टार्टिंग जब मीन मर्न स्टैक कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको कहूंगा कि यार अब आप लोग ना कोई मुझे 3-4 आइडियाज बताएं ऐसे जो आप जिन पे आप काम करना चाह रहे हैं। आप मुझे अपने आइडियाज शेयर करेंगे स्लैक के ऊपर, मैं उनमें से आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट वाला ये है, आप इसके ऊपर काम कर लें और इसमें ये चीज़ें आप जो फीचर्स आपने मुझे बताए हैं उनमें उनके अंदर इन फीचर्स की भी एडिशन कर लें। ठीक है, आप फिर उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। डेली जो हमारी क्लास होगी, मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहा हूँ आपके साथ डेली क्लास में। तो मैं एक प्रोजेक्ट में काम करते करते हम आगे लेके चलेंगे उसको। वो प्रोजेक्ट मैं गिटहब पे अपलोड करूंगा, आपके पास अवेलेबल होगा, आपको जब भी कोड देखना होगा आप उसका कोड देख सकते हैं। और उसका फायदा ये होगा कि जो मैं अपने प्रोजेक्ट में चीजें करके आपको दिखाऊंगा, आप उनको जाके अपने जो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो अपने आइडियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर उसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। और इसके अलावा ठीक है जी, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। सबसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।